तो चलिए शुरू करते हैं। हर समाजवादी जो बात उठाती है उसको सरकार को मानना पड़ता है। इसके मतलब सरकार को मानना चाहिए। समाजवादी लोग जो बात करते हैं वो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और समाज के भले के लिए बात करते हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि किसान बिल जब लेके आए थे तब भी समाजवादी ने आवाज उठाई थी, बाद में किसान बिल वापस लेना पड़ा था। कुछ भी कि आप जो ये तानाशाह है, ये ऑटोक्रेट है, ये अनार्की जो है फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। मोदी तो किसी की सुनते ही नहीं है, अमित शाह तो किसी तरफ देखते भी नहीं है। तो अब ये मान गए कि विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं वो सब। सही पकड़े हैं। किस प्रकार का सर्वे, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे, कितने समय में वो कंप्लीट होगा। जो ऑपोजिशन कहता है रूलिंग सत्ता का फर्ज है हमारी बातों को सुनना। अगर इनको लगता है वो पॉइंट्स अच्छे इनकॉर्पोरेट करते हैं, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। नो बट विवेक जी, आप ये कह रहे हैं कि इट इज योर प्रेशर दैट इज वर्क्ड। अगर आतंकवादी हिंदू आइडेंटिटी को पूछकर गोली से मारना चाहता है तो ये हिंदू आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते थे जात के आधार पर, यह बिल्कुल साफ हो गया। नमस्कार दोस्तों, आजादी के बाद देश में पहली बार सरकार की ओर से जातीय आधारित जनगणना करने की घोषणा होने के बाद विपक्ष में सभी पार्टियों के बीच इसका क्रेडिट लेने के लिए होड़ मची हुई है। आज की डिबेट में अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव सभी का कहना था कि हमारी लंबे समय की मांग होने के कारण सरकार को दबाव में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। के जवाब में सुधांशु जी ने कहा कि हमारी पार्टी ने सभी जाति का विकास हो सके, उनका उत्थान हो सके, इसलिए ये डिसीजन लिया है। वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि आपका ये समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। बहुत मजा आएगा। जो अब तक आपका ट्रम्प कार्ड हुआ करता था कि सरकार को घेरो कि करती क्यों नहीं है जातिगत जनगणना, आज फैसला ले लिया है और कहा है कि इस बार जब सेंसस होगा तो उसमें जाति का कॉलम भी होने वाला है। तो आप मान के चलते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की और समाजवादी की पीडीए का जो नारा दिया था उसकी जीत है। आखिर हर उस बात को हर समाजवादी जो बात उठाती है उसको सरकार को मानना पड़ता है। इसके मतलब सरकार को मानना चाहिए। समाजवादी लोग जो बात करते हैं वो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और समाज के भले के लिए बात करते हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि किसान बिल जब लेके आए थे तब भी समाजवादी ने आवाज उठाई थी, बाद में किसान बिल वापस लेना पड़ा था। समाजवादी लोग हमेशा नहीं तो पर अनुराग जी, हर वर्ग मतलब आप ये बात मान गए ना कि मोदी सरकार विपक्ष की सुनती है, मान गए ना आप कि आप जो ये तानाशाह है, ये ऑटोक्रेट है, ये अनार्की जो है फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। मोदी तो किसी की सुनते ही नहीं है, अमित शाह तो किसी तरफ देखते भी नहीं है। तो अब ये मान गए कि विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अनुराग जी आपकी पार्टी का प्रयास है ना। तो मतलब ये चरितार्थ हो गया। हर बार ये होता है कि आप पर्सनल होते हैं, फिर सामने वाला पर्सनल होते हैं तो फिर आप रूठ जाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं कि फिर क्या होता है कि घूंघट निकाल दिया जाता है कि जाओ अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये वाला फिर आप सीन जो है मत क्रिएट कीजिएगा। आप ये जो निर्णय लिया है, पहले तो तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे थे मैं उसमें संशोधन कर दूं। बिहार में मई 2022 में जब कैबिनेट में डिसीजन हुआ जातिगत सर्वे का तो हमारी सरकार थी, यानी भाजपा जेडीयू की सरकार थी। जब वो गणना होनी शुरू हुई अगस्त में तब उनकी सरकार आई थी। पर सुधांशु जी, अब उनकी क्या गलती है? 15 महीने में 2 बार अगर नीतीश जी पलट जाएंगे तो कोई भी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा ना सुधांशु जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये गलत कहा कि उन्होंने निर्णय लिया था। निर्णय जब हुआ तो उनका वो सरकार में थे ही नहीं। मगर अभी जो आज हुआ है तो मैं भदौरिया जी और विवेक श्रीवास्तव जी को पहले संबोधित करके एक पंक्ति कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात कहूंगा। इन दोनों के लिए कहूंगा कि न तुम्ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, न तुम्ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम्ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। मुझे लगता है विपक्ष के दिल पर जो गुजरी है इसके बाद वो इन दो पंक्तियों में बहुत साफ साफ समझ में आ जाती है। अब मैं बताना चाहता हूं, हमारा बहुत स्पष्ट रूप से यह मानना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जातियों का सम्मान, जातियों की पहचान और जातियों के उत्थान के लिए, जातियां भारतीय समाज में हैं, यह एक हकीकत है, उनकी पहचान करना, उनका सम्मान करना, उनका उत्थान करना। तो हम सम्मान, पहचान और उत्थान के लिए समर्पित थे और इनका उद्देश्य था जातियों में घमासान। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, इसीलिए आप देखिए एक और व्यूअर हमारा, मैं कुछ लाइव कमेंट लेती रहूंगी। भूमि चौधरी हैं, वो कह रही हैं बिहार इलेक्शन के लिए है रूपिका जी नौटंकी और केवल कुछ भी नहीं है। इस पर भी बोलते जाइए, फिर मैं विवेक जी का रुख कर लूंगी। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा नौटंकी है तो मैं बिहार की बात से उदाहरण देता हूं। बिहार में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड करने वाली राजद जब सत्ता में आए तो समाज की कोई अन्य जाति तो छोड़िए, अपनी जाति का कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिस दिन कुर्सी छोड़नी पड़ी लालू प्रसाद यादव जी को। तो उनकी गणना क्या है? पहले लालू प्रसाद यादव जी, मैं, फिर मेरा साला, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी, फिर मेरी दूसरी बेटी। परिवार की गणना राजनीति में हो गई पूरी। अब वो परिवार की सत्ता बनी रहे, इसलिए कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। मैं चुनौती करके कहता हूं, परिवार के बाहर एक व्यक्ति को सत्ता दी हो तो बताइए। आइए, कांग्रेस में माता सोनिया जी राज्यसभा में,
भाई राहुल जी लोकसभा में, फिर बहन प्रियंका जी लोकसभा में, परिवार की गणना हो गई संसद में पूरी। अब परिवार बचा रहे इसलिए कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। अब आइए हमने जो किया वो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम ओबीसी के उत्थान के लिए कब से समर्पित हैं। वक्तव्य आज सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है। ये वही सुधांशु त्रिवेदी हैं जो डिबेट आफ्टर डिबेट कहते थे कि हिंदू धर्म में कास्टिज्म है ही नहीं, ये तो अंग्रेज आए थे। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य लिखा उसके हिसाब से देश के अंदर राजनीति, आप कितनी डिबेट्स इनकी देख लीजिए। और जब हम कहते थे कि रिजर्वेशन होना चाहिए तो ये कहते थे साहब कास्ट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। जब मैं भगवत गीता तक को कोट करता था तो करेक्टिवनेस इनकी हुई है, विपक्ष के दबाव में हुई है। लेकिन वी हैव टू स्टडी द डिटेल्स, किस प्रकार का सर्वे, क्या उसके इंप्लीमेंटेशन होंगे, कितने समय में वो कंप्लीट होगा। अगर वेलफेयर के लिए क्वांटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देश में है तो ये एक प्रोग्रेसिव मूव है। और ये नहीं होता कि अगर कोई गवर्नमेंट कुछ कर देती है ऑपोजिशन की डिमांड पे तो हार या जीत है। हमने 1960s के दौर में मिसेस गांधी पे प्रेशर डाला था, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन समाप्त किया, राष्ट्रीयकरण हुआ। 76 में 42nd अमेंडमेंट हमने प्रेशर डाला था मिसेस गांधी पे, उन्होंने माना। तो ये जो ऑपोजिशन कहता है, रूलिंग सत्ता का फर्ज है हमारी बातों को सुनना। अगर इनको लगता है वो पॉइंट्स अच्छे हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। नो बट विवेक जी आप ये कह रहे हैं कि इट इज योर प्रेशर दैट इज वर्क्ड। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, कम से कम इनका हिंदुत्व का एजेंडा था जिसके अंदर हिंदुइज्म और हिंदू धर्म एक वन मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था, उसको तो इन्होंने डिमोलिश किया। कम से कम हम तो इसको एक बड़ी जीत मानते हैं। ओके सुधांशु जी, आप अब तक जो स्टैंड लिया करते थे उसमें एक बहुत बड़ा डेंट हो गया कि आपको इनके प्रेशर में आकर जातिगत जनगणना करवानी पड़ी। इसका मतलब यह है कि आप ये मानते हैं कि जातियां होती है, जिसको आज तक आप मना करते रहे कि जाति ना पूछो, हम सब एक हैं, हिंदू है। बिल्कुल। मैं अब देखिए यहीं पे एक अंतर है। विवेक श्रीवास्तव जी भूल गए, इन्हीं की लेफ्ट की सरकार ने तो मंडल को लागू ही नहीं किया बंगाल में, सबसे लंबे समय तक रही, ओबीसी को आरक्षण ही नहीं दिया। और इनके मुंह से क्या निकला कि इंदिरा जी की सरकार में इन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन इनके प्रेशर में हुआ। आप अपोजिशन में नहीं थे, आप उस समय सपोर्ट कर रहे थे सरकार को, इंदिरा गांधी की अल्पमत की सरकार थी। और 76 में आपने कहा कि आपके कहने पे 42nd अमेंडमेंट हुआ। अब मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करो, लेफ्ट ने किसके प्रेशर में किया, टोटल केजीबी के प्रेशर में किया। मित्रों की आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 उसमें लेफ्ट को हो रहा था, वो केजीबी ऑपरेट कर रही थी, वो एक अलग विषय। अब हम आज ये डाइवर्जन है, आपने सही, ये इनका उद्देश्य, इनके मुंह से क्या निकला, इनका मुंह से क्या निकला, इन्होंने कहा कि साहब जातियों को लेकर हिंदुइज्म का जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था टूटा। मैं करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं ये है इनकी दिल की तमन्ना। अगर आतंकवादी हिंदू आइडेंटिटी को पूछकर गोली से मारना चाहता है तो ये हिंदू आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते थे जात के आधार पर, ये बिल्कुल साफ हो गया। और यही एक अंतर है। तो कोई पदचिन्ह बनाया है हमने, आप उस पदचिन्ह पे चल रहे हो इस, और आप वाहवाही भी ले रहे हो, अच्छी बात है। हम पदचिन्ह बनाएंगे, आप उस पर चलते जाइए। हम जो कहेंगे, हम कहेंगे महंगाई ज्यादा है, आप उसको भी कम कीजिए। हम तो कहते हैं बेरोजगारी ज्यादा, उसको भी कम कीजिए। हम तो कहते हैं देश में जो अर्थव्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, महिलाओं पर अत्याचार कम होना चाहिए। हम तो कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कि जिस तरह से देश में डॉलर के मुकाबले रुपया पतला हो रहा है उसको मोटा कीजिए, और हर व्यक्ति को खुशहाल होना चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं, किसानों की इनकम दुगनी होनी चाहिए, आज भी आपसे मांग करते हैं। तो मेरे पद चिन्हों पर आप चलते रहिए, हमें खुशी होगी कि हम पद चिन्ह बना रहे हैं। आप हमारे अच्छा, हेमंत जाजी सुनिए, हेमंत जाजी एक पत्रकार की तरह यहाँ पर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लगातार वो सवाल दाग रहे हैं। उसमें से एक ये है कि तो क्या मुसलमानों की भी जाति पूछी जाएगी, और अगर पूछी जाएगी तो विपक्ष ये तो नहीं कहेगा कि मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है। देखिए मैंने आपको सीधा सीधा बोला है रूबिका जी, फिर मैं बोल रहा हूँ, सुधांशु जी को मैं संबोधित करके बोल रहा हूँ, है वही सुरमा इस जगह में जो अपनी राह बनाता है। कोई पद चिन्ह बनाते हैं और कोई पद चिन्हों पे चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हो गई कि पद चिन्हों पे चलना चाह रहे हैं। नहीं, वही सुधांशु जी को सुनाना पड़ेगा 2-3 बार। नहीं 3 बार सुधारना पड़ेगा, क्योंकि उनके सुनने में दिक्कत इसलिए हो जाती है। 3 लोगों ने आपसे सवाल पूछा है। नहीं, मैंने हर्षवर्धन जी ने भी पूछा, अनुराग भदौरिया ने भी पूछा, और विवेक श्रीवास्तव ने भी पूछा। भदौरिया जी तो पच्चन बना और मिटा और रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। उन्होंने सुनाया था इसलिए मैं जवाब दे देता हूं भदौरिया जी को एक पंक्ति में भी, जो मोदी जी की तरफ से, कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराओं के बीच में कंटका कीर्ण मार्ग के ऊपर किस प्रकार से चला जाता है वो मोदी जी ने दिखाया। अब देखिए क्रक्स क्या आ रहा है रूबिका जी, इन लोगों के सामने समस्या, जानते क्या होगा, जैसे ही जातियों का विषय आएगा, अब क्या होगा, वर्ग के आधार पर राजनीति करने वालों की दुकान डगमगाने लगेगी। ये नोट करके रख लीजिए। अगर बिहार के इनके सर्वे में माना जाए, सर्वे को यदि सच होगा, तो 62% ओबीसी, उसमें 14% यादव है, यानी टोटल ओबीसी परसेंट पॉपुलेशन का 20%। अभी तक तो लालू यादव जी का परिवार 90% मजा ले रहा था। अब जो बची 80% जातियों की संख्या आएगी तो कहेंगे लालू जी हमारे कितने विधायक, हमारे कितने पदाधिकारी, हमारे कितने सांसद, हमारे कितने मंत्री बनेंगे। तो जो 90% का आनंद ले रहे थे वो सिकुड़कर 20% पर आ जाएगा। अभी अनुराग जी की पार्टी जो एक ही परिवार का जलवाए जलाल है, अगर इनसे पूछें
कि हिंदू समाज में 6000 जातियां पाई जाती हैं। ये 6 जातियां बता दें जिनको इन्होंने कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो, बताइए। नहीं बता पाएंगे। हाँ, मगर इनके परिवार के 6 सदस्यों का नाम बताया जा सकता है। जातिगत जनगणना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसका लेजिस्लेशन से कोई मतलब नहीं है। जब बिहार में भी हुआ था तो मैंने बताया मई 2022 में कैबिनेट में डिसीजन हुआ था। जो कर्नाटक की सरकार ने किया, कैबिनेट में डिसीजन किया सर्वे का, तेलंगाना ने किया, कैबिनेट में डिसीजन किया। तो ये कैबिनेट में ही डिसीजन होता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। तो जो आपके दर्शक हैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं। हाँ, मगर मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत से लोग इतिहास में तुलना करते हैं ना कि मोदी जी और नेहरू जी की बराबरी नहीं है। बिल्कुल, नेहरू जी ने जातिगत जनगणना रोकी थी और मोदी जी ने दोबारा स्टार्ट की। नेहरू जी ने रोकी थी, इंदिरा जी के जमाने में नारा था कांग्रेस का, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।